नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चे बैठे हुए हैं, ऑफलाइन क्लास चल रही है, उसी क्लास का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज हमारा टॉपिक है आपका, तो सब्जेक्ट है वो है आपकी IPC 1860 और हम इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो है आपका संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग और ये धारा 403 से 404 तक में है और ये हमारी क्लास जो है वो IPC की 50वीं क्लास है। तो मैं इसको बताने जा रहा हूँ बड़ी सिंपल शब्दों में, बड़े आसान तरीकों से और उन्हें सभी फैक्टों को लेकर के जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो इसको आप लास्ट तक देखें और लास्ट में मैं आपको यही बताऊँगा कि चोरी और लूट किस प्रकार की संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। माने इसमें संपत्ति केवल चल होनी चाहिए या चल अचल दोनों हो सकती है, तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। पहले हम शुरू करते हैं। तो ये हमारी सिविल जज ADPO की क्लास है और हम लेते हैं धारा 403। तो 403 एक ऐसी धारा है जो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग को परिभाषित भी करती है और दंडित भी करती है। तो सामान्यतः अभी तक हम ये देखते आए हैं कि परिभाषा अलग खंड में होती है अपराध की और दंड के लिए अलग से धारा होती है, लेकिन संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग के मामले में एक ही धारा में जो है वो परिभाषा भी दी गई है और उसका जो है वो दंड भी दिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर दंड की धारा पूछ लेगा तो आपको यही धारा लगाना, 403 ही लगाना है। यदि पूछेगा कि संपत्ति के बेईमानी दुरुपयोग को किस धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 403 में। चलिए हम चलते हैं। तो हमने वही लिख रखा है कि अपराध की परिभाषा और दंड दोनों जो है वो आपकी इसी धारा मतलब कि 403 धारा में ही है। चलिए अब चलते हैं कि संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग की परिभाषा क्या है। इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में बहुत छोटी परिभाषा है, इसको हम आम बोलचाल की भाषा में दिमाग में रख सकते हैं। तो जो कोई कौन है आपका, ये अपराधी है बेईमानी से। इसमें जो है शब्द बेईमानी से आता है, इसमें बेईमानी वाली बात होनी चाहिए। बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति को अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे तो क्या है आपका, क्या है, चल संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग में संपरिवर्तन माने अपने उपयोग में बदलेगा, तो ये कहा जाएगा कि वह कौन सा अपराध करता है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग का अपराध करता है। और अब बात कर रहे हैं हम दंड की, तो दंड भी आपका धारा 403 में ही दिया गया है। वो दंड क्या है आपका, 2 वर्ष तक का कारावास और जैसा लिखा हुआ है कि कारावास सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है। कारावास सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है, या जुर्माना, है ना, या कारावास जुर्माना दोनों दिए सकते हैं। चलिए हम इसको अपने शब्दों में कहें तो एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई संपत्ति निर्दोष ढंग से हमारे कब्जे में आ जाती है, या हम सड़क में चल रहे हैं, हमको एक पर्स मिल गया सड़क में, है ना, पर्स मिल गया, पर्स में रुपये से भरा हुआ था और उसके साथ जो है वो पर्स धारक का उसमें आइडेंटिटी कार्ड भी था। तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि जो आइडेंटिटी कार्ड से हम उसका पता कर सकते हैं कि किसका पर्स है और जा करके हम उस पर्स को जो है उसको वापस करते हैं। लेकिन हम वापस ना करके हम क्या करते हैं, बेईमानी से हम क्या करते हैं, उसको उस पैसे को अपने उपयोग में ले लेते हैं। तो कौन सा अपराध करते हैं, यही अपराध करते हैं, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। तो एक प्रकार से अनैतिक भी है ये, है ना। नैतिकता हमारी यही कहती है कि जिसकी वस्तु हम पाए हैं, यदि हम उस वस्तु के मालिक का पता कर सकते हैं, है ना, अगर हमारे पास युक्ति साधन है पता करने के तो हम पता करें और वास्तविक संपत्ति जिस मालिक की है उसको जो है वो पहुँचा दें, है ना। यही कहते हैं हमारी नैतिकता, क्या कहती है, यही कहती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे मन में लाया तो जाता है और बेईमानी से उसकी संपत्ति का हम क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं या दुरुपयोग कर लेते हैं या अपने उपयोग में परिवर्तित कर लेते हैं। तो कौन सा अपराध बनता है, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग बनता है। और सजा में बताइए थी इसकी, दंड कितना है, 2 वर्ष तक का कारावास, ये सादा है कठोर हो सकता है, और या जुर्माना, तो और या, है ना, या जुर्माना या दोनों। फिर हम बात करते हैं इसके स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि संपत्ति का कुछ समय के लिए दुरुपयोग जो है वो
अपराध घटित होने के लिए पर्याप्त है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि आपने संपत्ति दुरुपयोग कई समय के लिए किया हो, 2 घंटे 10 घंटे 10 घंटे के लिए किया गया हो। अगर आपने कुछ समय के लिए ही संपत्ति का तो आपको निर्दोष ढंग से प्राप्त हुई है, उसके लिए आपने क्या कर लिया, अपने लिए उपयोग कर लिया, तो ये अपराध घटित होने के लिए पर्याप्त है, ये है ना। और चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे एक एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि मान लो हमको एक निरंक प्रस्तावित सरकारी वेतन पत्र मिला, पड़ा मिलता है, और उसको क्या करते हैं, तो हमारा उसमें पता लिखा हुआ है किसका है वो, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम उसको जो है वो उस व्यक्ति को वापस कर दें। तो हम वापस न करके बेईमानी से जो है वो उससे हम क्या करते हैं, उधारी प्राप्त कर लेते हैं किसी बैंक में जा करके। तो कौन सा अपराध हुआ आपका, ये अपराध हुआ, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने पहले बताई आपको कि संपत्ति वापस कर देनी चाहिए, और वापस करने के युक्त साधन हमारे पास हैं, है ना। हम कोशिश तो करनी चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक मिल जाए, हम उसको संपत्ति जो है वो वापस कर दें। यदि हमारे पास युक्त साधन हैं तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हम उसको वापस कर दें। यदि हम उसको वापस नहीं करते हैं और बेईमानी से संपत्ति को जो अपने उपयोग में ले लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, धारा 403 का अपराध बन जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। इस अपराध का जो मुख्य सार है, इसमें जो संपत्ति है, जैसे चोरी में क्या होता है, संपत्ति हम बेईमानी को आशा से लेते हैं, लूट में भी लेते हैं, डकैती में भी लेते हैं, लेकिन इस अपराध में जो है वो अपराधी के पास संपत्ति जो है वो निर्दोष पूर्ण ढंग से आती है। जैसे कोई लावारिस संपत्ति पड़ी है, लावारिस क्या किसी की है, गिर गई है, उसको हमने उठा लिया, तो इतनी निर्दोष पूर्ण ढंग से आई। उसके बाद हमारा जो फर्ज बनता है कि हम उसको माल को वापस कर दें, लेकिन हम वापस करके अपने लिए उपयोग कर लेते हैं। तो यही अपराध का सार क्या है, कि क्या सार है अपना, कि इसमें आधिपत्य जो संपत्ति पर जो कब्जा करता है अपराधी को, वो कैसे मिलता है, वो जो है वो निर्दोष पूर्ण ढंग से मिलता है, निर्दोष पूर्ण ढंग से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपकी, कि का को सड़क पर 1 रुपये पड़ा मिलता है। का नाम का जो व्यक्ति है उसको सड़क पर जो है वो 1 रुपये का सिक्का जो है वो पड़ा मिलता है, और का या ना जानते हुए कि यह रुपया किसका है उठा लेता है। का ने अभी तक कोई अपराध नहीं किया। फिर आगे चलते हैं कि धारा में दिए गए दृष्टांत देखना है आपको। इस धारा में काफ़ी दृष्टांत दिए गए हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो लिमिट समय के नाते मैं सभी दृष्टांत आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। ऑफलाइन में बच्चों को हमने ये दृष्टांत बताए हैं, तो अपनी बुक लेकर के आते हैं, तो दृष्टांत हमने बताए हैं उनको, काफ़ी सरल प्रकरण। चलिए एक प्रकरण आता है, आपका एक प्रकरण है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन आपका, कि एक व्यक्ति को मंदिर में रुपये से भरा हुआ एक पर्स मिलता है ना। एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि हम हैं, हम मंदिर गए, तो हमको वहाँ पे पर्स में जो है वो पर्स में जो है पर्स मिला हमको, हमने देखा कि उसमें रुपये भरे हुए हैं, है ना। और हमने क्या किया, उसको अपने खाता की जेब में रख दिया। उसी दौरान क्या हुआ कि जिसका पर्स था उसने हल्ला किया, पुलिस उस बारे में सूचित किया, और पुलिस वालों ने तलाशी ली, और जो कि पर्स हमारे जेब में था, पुलिस ने हमारी भी तलाशी ली, पर्स हमारी जेब से बरामद हो गया। तो क्या हमने कोई अपराध किया? तो इस प्रकरण में न्यायालय ने ये डिसाइड किया कि उसने उस संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया था, है ना। सिर्फ उसने क्या किया था, उस पर्स को उठा करके अपनी जेब में रख लिया था, और तत्काल ही मतलब कुछ समय के बाद ही, है ना, 4 मिनट के बाद जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसकी तलाशी हुई, उस पर मुकदमा चलाया गया धारा 403 का। लेकिन न्यायालय ने कहा कि ये संपत्ति का अपराधी दुरुपयोग नहीं है, क्योंकि उसने केवल क्या किया था, पर्स अपनी जेब में रखा था, उसका दुरुपयोग नहीं किया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह अपराध केवल जो है वो किस पर संपत्ति हो सकता है, चल संपत्ति। जैसे चोरी है आपकी, है ना, तो चोरी भी संपत्ति कैसे होनी, चोरी की संपत्ति जो है चल होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे चोरी है आपका और संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग है, ये दोनों अपराध जो है वो केवल चल संपत्ति अर्थात जंगम संपत्ति, है ना, जो चलायमान हो, जो चल सकती हो, उसके खिलाफ ये होते हैं आपके। और अगली हम धारा एक एग्जाम्पल और देते हैं हम ये, जैसे मान लीजिए कि उधार दी गई राशि का पुनर्भुगतान कर देना। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी भी स्टूडेंट से, तो मान लीजिए आपसे हमने क्या लिया, 100 रुपये उधार लिए, और उसके बाद हमने क्या किया कि 100 रुपये आपके हमने वापस कर दिए, लेकिन हम भूल गए कि हमने 100 रुपये आपके वापस किए हैं, और भूल बस हमने क्या किया कि दोबारा जो है वो 100 रुपये आपको हमने दिए कि भैया आपका हमने उधार लिया था,
ये आप 100 रुपया और ले लीजिए। आप समझ रहे हैं ये जो है वो भूल गया है, ये जो 100 रुपये उधार दे चुका था, वापस कर चुका था, ये दोबारा हमको दे रहा है, तो आपने वो ले लिया और उसका क्या कर लिया, दुरुपयोग कर दिया आपने। तो आपको जो है वो इस अपराध के लिए आप जो है वो दोषी होंगे, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। तो ये भी एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं इसको। और अगली धारा हम देखते हैं, धारा 404। तो ये भी एक विशेष धारा है। इस प्रकार से ये धारा उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है और उनकी संपत्ति जो है वो किसी व्यक्ति के हाथ में रह जाती है। तो चल संपत्ति किसी व्यक्ति के हाथ में रह जाती है। जैसे मान लीजिए हम है ना, अचानक हमारी मृत्यु हो गई, लेकिन हमारी संपत्ति कुछ है, चल संपत्ति है जो किसी सेवक के कब्जे में है। तो उस सेवक का क्या फर्ज बनता है कि भाई जो हमारे उत्तराधिकारी हैं, हमें जो संपत्ति के वास्तविक हकदार हैं, उनको वो उसको जाकर संपत्ति दे दे, लेकिन वो संपत्ति उसको न दे करके अपने उपयोग में ले लेता है। तो यहाँ पे कौन सा अपराध बनेगा आपका, धारा 404 का, माने ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग जो मृत व्यक्ति है ना कि मृत्यु के समय उसके मतलब उसके पास, अपराधी के पास है ना, उसके कब्जे में थी, उसको वापस कर देना चाहिए। और इसकी सजा देख ले हम, सजा क्या है इसकी, उसकी सजा जो है 3 वर्ष तक का कारावास दोनों तरह का हो सकता है और जुर्माना। तो समान सजा क्या है इसकी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति जो उसके कब्जे में है और उसके वास्तविक हकदारों को जो है वो नहीं लौटाता है, नहीं देता है वो, तो वो ये अपराध करता है। और समान स्थिति में सजा कितनी है आपकी, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। लेकिन ये अपराध गंभीर हो जाता है यदि मृत व्यक्ति जो अपराधी है वो मृत व्यक्ति का क्या है, सेवक या लिपिक है ना, उसका एक विशेष फर्ज बनता है। भाई सेवक या लिपिक के बाद बहुत सारी संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में अन्य कोई जानकारी नहीं रखता है, उत्तराधिकारी जानकारी नहीं रखते हैं। उसका फर्ज बनता है कि उत्तराधिकारियों को जो भी मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं उनको संपत्ति दे दे। तो यहाँ पर बड़ी हुई सजा का दंड दिया गया है ना, सजा जो है वो बढ़ा दी गई। तो जो कारावास यहाँ पर 2 वर्ष का था, वो कारावास कितना हो सकता है, 7 वर्ष तक का हो सकता है ना, बाकी पूरा वही रहेगा, 7 वर्ष तक कारावास है ना, या जुर्माना या दोनों। फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो दृष्टांत दिया गया है, धारा महत्वपूर्ण दृष्टांत दिया गया है, ये आपके एग्जाम में आया है। जैसे या का फर्नीचर व रुपया या की मृत्यु के समय जो है वो उसके सेवक के कब्जे में था। माने एक या नाम का व्यक्ति था, उसका जो फर्नीचर था, फर्नीचर यही जो अपने टेबल बेंच पड़े हुए हैं, फर्नीचर था और कुछ रुपया था है ना, वो किस व्यक्ति के कब्जे में था, जो व्यक्ति मर गया है उसके सेवक के कब्जे में। अब सेवक का क्या काम बनता है, फर्ज बनता है, हम मर गए, सेवक तो बनता है कि जो इसका वास्तविक हकदार है, हमारा जो उत्तराधिकारी है ना, उस वस्तु को प्राप्त करने का वास्तविक हकदार है, उसका पूर्व दे दे उसको। लेकिन सेवक क्या करता है, उसको नहीं देता है और बेईमानी से उसको जो है वो दुरुपयोग कर लेता है। तो यहाँ पे कौन सी धारा का दंडनीय अपराध हुआ, धारा 404 का दंडनीय अपराध हुआ। तो ये धारा कभी धारा किस धारा का दंडनीय अपराध हुआ, या किस धारा का वो दोषी है, धारा 404 का दोषी है। उसमें दोनों धारा मिल सकता है, 403 मिल सकता है, 404 मिल सकता है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज ना हो, यदि मृत व्यक्ति वाले मामले स्थिति है तो कौन सी धारा लागू होगी, धारा 404 लागू होगी। तो ये मेरा छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल अपराध है, चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। और हाँ, जो मैंने वादा किया था कि लास्ट में लूट और डकैती में संपत्ति कैसी हो सकती है, तो अभी हमने बच्चों से पूछा कैसे हो सकती है, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया था कि चल संपत्ति। भाई लूट में चल संपत्ति, डकैती में चल संपत्ति, वजह संपत्ति लूट कैसे हो सकती है, सोच है उनकी। लेकिन यहाँ पे जो हम डकैती लूट हमने पढ़ाया, तो लूट और डकैती में भी संपत्ति जो है दोनों तरह की हो सकती है, चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है, जंगम भी हो सकती है और स्थावर भी हो सकती है। अब कहें आप कैसे, तो मान लीजिए किसी को हमने कट्टा लगा करके कहा कि तुम अपना खेत जो है वो हमारे नाम अभी लिख दो अभी, तो ये क्या है, लूट है ना लूट। और किस तरह संपत्ति लूटी हमने, अचल संपत्ति लूटी ना, हमने क्या लिखवा लिया, उसका खेत लिखवा लिया। खेत भूमि है, भूमि कैसी संपत्ति है, अचल संपत्ति, वो संपत्ति हमने प्राप्त कर ली। इस प्रकार से याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। लूट और डकैती दोनों अपराध जो है वो चल संपत्ति के विरुद्ध भी हो सकते हैं और अचल संपत्ति के विरुद्ध भी हो सकते हैं। सामान्यतः नियम ये है कि ये चल संपत्ति के विरुद्ध ही होते हैं, लेकिन अचल संपत्ति की भी लूट या डकैती की जा सकती है।
तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।